लास्ट क्लास में हमने ये किया था लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ऐड करने के क्या लॉ है। तो यदि हमारे पास टू वेक्टर है तो उसे हम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं या फिर ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं। और दो से अधिक वेक्टर हो, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, तो उसके लिए हमारे पास है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तो आज मैं क्या करूंगा, दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि हमारे पास टू वेक्टर है तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो हम पैरेललोग्राम यूज करें या फिर ट्रायंगल लॉ यूज करें, हमारा रिजल्टेंट जो है वो सेम ही होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टू वेक्टर है, हमारे पास टू वेक्टर है, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी। मैं इसे पैरेललोग्राम से ऐड करना चाहता हूँ डायग्राम, तो मैंने टेल पे टेल रखा, ये हो गया वेक्टर बी। तो टेल पे टेल रखा है हमने, तो इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे। और जहां पे दोनों का टेल हो या फिर जहां पे दोनों का हेड हो, उन दोनों के बीच जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा एंगल लेंगे। तो हम वह एंगल लेंगे जहां पे दोनों का टेल हो या फिर जहां पे दोनों का हेड हो। ठीक है, देखो इसे एग्जांपल से मैं इधर थोड़ा समझाऊं तुम्हें, यहाँ पे समझो। ये देखो एक वेक्टर है तुम्हारा ये, दूसरा वेक्टर है ये, ऐसे एक वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर ए, इस तरह से दो वेक्टर, और दोनों के बीच जो एंगल है ये एंगल है 60 डिग्री। तो हम उन दोनों के बीच में कौन सा एंगल लेंगे। ये एंगल इधर से 60 है तो इधर से 120 है ना। तो कौन सा एंगल लेंगे, तो इसमें लॉ क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि एक वेक्टर के टेल पे दूसरे का टेल रख दो और दोनों के बीच जो एंगल होगा वही एंगल कहलाएगा, दोनों के बीच का एंगल। तो एक वेक्टर हमारा ये है, उसके टेल पे दूसरे का टेल रखोगे तो ऐसे बनेगा। तो दोनों के बीच का एंगल कौन सा एंगल हुआ, ये एंगल कहलाएगा दोनों के बीच का एंगल, जो इस केस में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आई बात समझ में। तो इसमें तो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं करते, उन्हें लगता है छोटा वाला एंगल ले लो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो दूसरा एग्जांपल, ये एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर मैंने बना दिया इस तरह से, और एंगल जो है ये एंगल है 70 डिग्री। तो इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच एंगल कौन सा एंगल होगा। तो यहाँ पे देखो जो दोनों लाइन के बीच एंगल है, जहां पे मिल रहा है वहां पे एक का हेड है दूसरे का टेल है, तो ये एंगल नहीं होगा। इसे हम वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी नहीं बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं तुम्हें। तो तुम्हें कौन सा एंगल, हमें कौन सा एंगल लेना होता है, जहां पे दोनों का टेल हो एक साथ या जहां पे दोनों का हेड हो, वो भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे समझोगे, हम क्या करेंगे, हम वेक्टर ए को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, वेक्टर ए को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। तो अब दोनों का टेल एक साथ हो गया। तो अब ये जो एंगल है ये एंगल लेंगे, वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। बोलो क्लियर सभी के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर में कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो हम उन दोनों लाइन के बीच लेंगे जहां पे दोनों लाइन जो मिल रहे हैं वो दोनों दोनों वेक्टर का टेल होना चाहिए या दोनों वेक्टर का हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर बी और दोनों के बीच एंगल थीटा है, हमें ऐड करना है रिजल्टेंट। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं हम,
हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो ए के इक्वल एंड पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया इस तरह से, बी के इक्वल एंड पैरेलल लाइन ड्रॉ किया इस तरह से। तो इसमें दो डायगोनल होते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होता है, तो जो दो वेक्टर का टेल है उसी से पास होने वाला जो डायगोनल है ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो हमें निकालना है वेक्टर आर। यही बताया था मैंने लास्ट क्लास में। अब देखो कैसे डेराइव करेंगे, तो मैं इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी कर लेता हूं। इसके बाद ए बी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं और सी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ये नाम रखा मैंने सी एन। अब देखो क्या ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो एडी और बीसी पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा हो जाएगा। और पैरेललोग्राम है तो एडी बी है तो बीसी का भी लेंथ बी ही होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। बोलो ये पॉइंट क्लियर है। तो हमें निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर आर, वेक्टर आर का मतलब एसी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या मालूम है, हमें वेक्टर ए मालूम है, वेक्टर बी मालूम है, मतलब दोनों का लेंथ मालूम है, ए बी का लेंथ, ए डी का लेंथ, और दोनों के बीच का एंगल मालूम है। तो हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड। ये डेरिवेशन तुम्हारे स्कूल के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आर इजकल टू ए प्लस बी। उसके लिए मैंने क्या किया, ड्रॉ सी एन एज परपेंडिकुलर ऑन इन। अब देखो इन ट्रायंगल सी एंड बी, इन ट्रायंगल सी एंड बी, इन ट्रायंगल सी एंड बी। तो देखो या क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है सी एंड बी। इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो बी है, एंगल थीटा है। मुझे बेस निकालना है, तो बताओ क्या करें, क्या करूं मैं। मुझे बेस निकालना है, एंगल मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो बताओ क्या करूं। कोई बता सकता है। नहीं, कॉस थीटा यूज करेंगे। अब कॉस थीटा यूज करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया बी एन और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, बी सी। और हाइपोटेन्यूज है तुम्हारा बी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो बी एन का वैल्यू क्या मिल गया हमें, बी कॉस थीटा। तो ये लेंथ मुझे मिल गया बी कॉस थीटा। सिमिलरली हम उसी तरह से इसी ट्रायंगल में मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, सी एन फाइंड करना है। तो इस बार मैं साइन लगा देता हूं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज सी एन बाय बी सी। ये हो गया सी एन और बी सी हो गया बी। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो सी एन इक्वल टू हो गया बी साइन थीटा। बोलो ये क्लियर है। तो हमने ट्रायंगल सी एंड बी में बेस और परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। क्यों फाइंड किया, हमें निकालना है एसी। एसी कैसे निकालेंगे, देखो अब मैं ट्रायंगल लेता हूं, बहुत ही सिंपल चीज है, डिफिकल्ट चीज नहीं है ये। इन ट्रायंगल सी एन ए, इन ट्रायंगल देखो सी एन ए, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें निकालना है एसी जो कि उसका हाइपोटेन्यूज है, और बेस क्या है ए एन। तो ए एन बता सकते हो क्या है ये, ए एन क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बेस मुझे मालूम है, और परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा। तो मुझे बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लगा दे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू हो गया ए एन स्क्वायर
प्लस सी एन स्क्वायर। बताओ, यहीं तक कंसेप्ट है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है जो भी। बोलो हो जाएगा ये। ए सी स्क्वायर इजकल टू ए एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ए सी क्या है? वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ आर लिखेंगे, आर स्क्वायर। ए एन क्या है? ये हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। और सी एन क्या है? बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब तो इसे सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन कर लेंगे, बन जाएगा। तो इसे एक्सपेंड कर दो, तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 2ab लगाएंगे ना फॉर्मूला, और ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लो, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लो। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो हमारा आर का फॉर्मूला, ये आर स्क्वायर था, तो आर का फॉर्मूला हमारा बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो क्लियर है ये फॉर्मूला? ये डेरिवेशन क्लियर है सबके लिए? ये फॉर्मूला हमारा हो गया। तो हमने अभी क्या निकाला? इस चीज का फॉर्मूला निकाला कि हमारे पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है, वैल्यू मालूम है ए बी, और दोनों के बीच का एंगल मालूम है थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका हमने फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट पूछ लो, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। तो अभी हमारा काम जो है आधा हुआ है, आधा काम बचा हुआ है, क्योंकि अभी हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन नहीं निकाला। तो हम डायरेक्शन भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, इस डायग्राम को देखो। तो हमने वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इसका लेंथ निकाल लिया। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्शन के लिए हम ये एंगल निकालेंगे बीटा, और ये एंगल मुझे मिल जाए, सपोज इसकी वैल्यू आया 20 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ 20 डिग्री एंगल बना रहा है। इससे मुझे डायरेक्शन मिल गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमें फाइंड करना था, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने वेक्टर का जो लेंथ है ए सी वो निकाल लिया। डायरेक्शन के लिए हम ए या बी गिवन था, तो ए या बी के साथ एंगल निकाल ले। यदि मैं बीटा निकाल लूं जो कि ए के साथ है, तो डायरेक्शन मिल जाएगा। और बीटा कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसी ट्रायंगल सी एन ए में, इसी ट्रायंगल सी एन ए में मुझे बीटा निकालना है, एंगल, और मुझे परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है। तो मैं tan थीटा, tan का फॉर्मूला लगा दूंगा इसी ट्रायंगल में। तो इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी एन ए, tan बीटा इजकल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सी एन डिवाइड बाय ए, सी एन डिवाइड बाय ए। हमारा फॉर्मूला बन गया फाइनल, tan बीटा इक्वल टू, सी एन का वैल्यू देखोगे हमने निकाला था बी साइन थीटा, और ए एन का वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर? तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी है कि बीटा किसके किसके बीच का एंगल है। बीटा इज एंगल बिटवीन
वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। वेक्टर में डायरेक्शन हमेशा जो है तुम्हें परेशान करेगा। वेक्टर हुआ, एंगल हुआ, तो यहाँ पे जो बीटा हमने निकाला है वो किसके किसके बीच का एंगल है, तो है देखो डायग्राम को, ये एंगल है बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ए के साथ निकाल लिया, यदि क्वेश्चन हो कि बी के साथ क्या एंगल है तो क्या करेंगे। तो इस डायग्राम को देखो, एग्जाम्पल में बता रहा हूं, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सपोज थीटा का वैल्यू 70 डिग्री, एग्जाम्पल ले रहा हूं, और तुमने बीटा निकाल लिया 30। देखो राइट साइड में मैं लिख रहा हूं कि थीटा का वैल्यू तुम्हारा है 70 डिग्री और बीटा है 30 जो वेक्टर ए के साथ है, तो बता सकते हो वेक्टर बी के साथ एंगल क्या होगा। हो जाएगा, तो बस उसके लिए हमें नया फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ में। ये पूरा एंगल देखो 70 है ए एंड बी के बीच में, यदि मैंने बीटा निकाल लिया इधर 30 तो बचा हुआ एंगल 40 हो गया, तो उसके लिए नया फॉर्मूला क्यों बनाना। ठीक है, क्लियर। किसी को कोई डाउट इसमें पूछ लो मुझसे। हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव किया वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को ऐड करने का। हमें तीन चीजें गिवन थी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल। तो हमने निकाला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर का फॉर्मूला, फिर हमने निकाला रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाएगा उसका फॉर्मूला। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है कि प्रॉब्लम को बनाने के लिए कुछ इसमें हम स्पेशल केस यूज करेंगे, ताकि मुझे ये फॉर्मूला हमेशा यूज ना करना पड़े। कुछ स्पेशल केस में फॉर्मूला बहुत ही सिंपल हो जाएगा, तो स्पेशल केस याद रखने हैं हमने बिल्कुल, क्योंकि अच्छे प्रॉब्लम में उसी का यूज होगा। तो जो नेक्स्ट बता रहा हूं तुम्हारा कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा ये। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट केस नंबर 1, when vector A and vector B are पैरेलल वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा। तो इस डायग्राम को देख के बता सकते हो, यदि मैं ए और बी का एंगल डायरेक्शन सेम कर दूं तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, कोई बता सकता है। देखो बी का डायरेक्शन ए की तरफ करते जाओ तो थीटा डिक्रीज करता जाएगा, और बिल्कुल ए के डायरेक्शन हो जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा। होगा ये, बोलो यस और नो। यदि वेक्टर बी को हम वेक्टर ए के डायरेक्शन में कर दे तो देखोगे थीटा डिक्रीज करते करते 0 हो जाएगा। ये तुम्हें याद रखना है कि दो वेक्टर पैरेलल हो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और cos थीटा cos 0 1 होता है, तो r का फॉर्मूला पुट कर दो, तो r इजकल टू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 1 हो गया। अब देखो इस चीज को तुम लिख सकते हो अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर का वैल्यू क्या हो गया, ए प्लस बी, सिंपल। यदि दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर का पैरेलल है, तो रिजल्टेंट सिंपली ए प्लस बी हो जाएगा। और ये वेक्टर जब मैंने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में तो मैंने बताया था कि दो फोर्स सेम डायरेक्शन में 4 एंड 3, तो रिजल्टेंट क्या होता है, सेम। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था। इसे तुम डायग्राम से भी देख सकते हो, देखो जरा, इसे तुम डायग्राम से भी देख सकते हो। देखो एक वेक्टर हमारा ए है, दूसरा वेक्टर बी, तो मैं ट्रायंगल लॉ से ऐड करता हूं, इसके हेड पे उसका टेल रख देता हूं, ये हो गया बी। तो रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड साइड
जिसका टेल फर्स्ट के टेल पे, हेड दूसरे के टेल पे। तो देखो इसका लेंथ जो है a प्लस बी हो गया सिंपली। आई बात समझ में? और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और यहां पे भी 1 है, तो ये जो रिजल्टेंट है ये मैक्सिमम वैल्यू मिला, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, इस एग्जांपल से यहां पे समझो, ये एक बॉडी है, इस पे हमने दो फोर्स अप्लाई करना है, एक 3 न्यूटन का, दूसरा फोर्स अप्लाई करना है 5 न्यूटन का। इस पे दो फोर्स हमें अप्लाई करना है, एक तो इसका मैक्स, हम फोर्स को किस तरह से अप्लाई करें कि फोर्स मैक्सिमम हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जब दोनों हम सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी, मतलब 3 प्लस 5 8। समझ में आया ये बात? तो केस नंबर 1 में हमें क्या याद रखना है, कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो उस केस में जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होता है, उसकी वैल्यू सिंपली a प्लस बी हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा, तो इस डायग्राम को देखो, जो रिजल्टेंट वेक्टर है तुम्हारा, उसका डायरेक्शन वही है जो गिवन टू वेक्टर a एंड b का है। तो यहां पे इसको भी लिख सकते हो, यहां पे डायरेक्शन क्या है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ए और बी। ये तो बहुत ही सिंपल चीज है कि एक बॉडी पे दो फोर्स लगाओगे सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। केस नंबर 2, जब वेक्टर एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल, यहां पे मैंने एक वेक्टर ये बनाया, दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे, ये हो गया एंटी पैरेलल डायरेक्शन अपोजिट। इस केस में बता सकते हो दोनों के बीच एंगल क्या होगा? देखो इस डायग्राम को देख लो, बी को एक, ये बी को ए के अपोजिट रोटेट कराओगे तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में हमारा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा इजकल टू 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस 1, तो रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, ये हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट तुम्हारा क्या हो गया, ए माइनस बी। अब बताओ यहां पे देखो एग्जांपल, ए का वैल्यू 4 लिया हमने और बी का वैल्यू 3 लिया, तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3, तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब अपोजिट कर दे, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4 कर दे, तो -1 हो जाएगा। लेकिन ये हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, तो हमें यहाँ पे नहीं मालूम है कौन बड़ा है कौन छोटा, तो हम मॉड लगा देंगे। मॉड जानते हो ना, मॉड लगाने से नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। तो हमने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हमें नहीं मालूम है अभी कि ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। और इस केस में cos थीटा का वैल्यू -1 है, और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो ये जो है वो मिनिमम वैल्यू हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल बताया था कि एक बॉडी पे दो फोर्स अप्लाई करना है, 3 न्यूटन और 5 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स यदि मुझे अप्लाई करना है तो दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, उसका वैल्यू होगा 8। और मिनिमम अप्लाई करना है तो हमें अपोजिट लगाएंगे, एक राइट में तो एक लेफ्ट में। उस केस में जो नेट फोर्स होगा वो मिनिमम होगा, तो मिनिमम कितना हो जाएगा 5 - 3 2। आया बात समझ में? यदि दो हमें टू वेक्टर को ऐड करना, दो वेक्टर को ऐड करना है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, दोनों का सम। कब होगा, जब डायरेक्शन सेम। मिनिमम क्या होगा, बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लो, कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। और डायरेक्शन क्या होगा वो समझो जरा, यहां पे डायग्राम से समझोगे। एक केस में मैं ए ग्रेटर लेता हूं और उसमें मैं बी ऐड करता हूं, तो बी कैसे ऐड करेंगे, ट्रायंगल लॉ से मैं ऐड कर रहा हूं। तो हेड पे मैंने टेल रख दिया, ये हो गया बी। तो रिजल्टेंट क्या होता है, थर्ड साइड जिसका टेल फर्स्ट के टेल पे, हेड दूसरे के टेल पे, ये हो गया रिजल्टेंट। तो इस केस में रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, जो ए का डायरेक्शन है और ए ग्रेटर है। दूसरा देखो, ए, इसमें मैंने ऐड किया बी, बी अपोजिट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड। तो इस केस में डायरेक्शन क्या हो गया, बी का डायरेक्शन। तो ये तो सिंपल चीज है, तो मैं डायग्राम से समझा रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा नई चीजें तुम्हें समझ में आए, आगे हम इसका यूज करेंगे। लेकिन है बहुत ही सिंपल चीज कि जैसे एक बॉडी है, यदि एग्जांपल से समझे तो ज्यादा इजी है। एक बॉडी है, इस पे दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉडी पे नेट फोर्स किधर लगेगा, तो F1 और F2 में जो ग्रेटर होगा उधर नेट फोर्स लगेगा, बॉडी उधर मूव करने लगेगा, यही होगा ना। तो और उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लो। इसका मतलब क्या होगा कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके डायरेक्शन में रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर। और यहाँ पे एक चीज मैं लिख दूं कि देखो अभी हमने क्या निकाला कि जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम तो रिजल्टेंट मैक्सिमम a प्लस बी, अपोजिट तो मिनिमम a माइनस बी। इसका मतलब दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड a प्लस बी, दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड a दूसरे का मैग्नीट्यूड b, तो रिजल्टेंट जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी, मिनिमम a माइनस बी। मतलब रिजल्टेंट यदि कोई दूसरा एंगल है तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में होगा। इस चीज को हम याद रखेंगे और प्रॉब्लम में यूज होता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो फॉर r इज इक्वल टू a प्लस, जो रिजल्टेंट है वो a माइनस बी से ग्रेटर या इक्वल होगा और a प्लस बी से स्मॉलर होगा। तो जब डायरेक्शन सेम हो 0 डिग्री तो रिजल्टेंट होगा a प्लस बी, वो मैक्सिमम। अपोजिट है 180 डिग्री तो रिजल्टेंट होगा a माइनस बी मिनिमम। बाकी किसी दूसरे एंगल के लिए वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगा। बोलो क्लियर। अब देखो इसके प्रॉब्लम कैसे पूछे जा सकते हैं, समझो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन होता है। देयर आर टू वेक्टर
of magnitude 6 and 4. Which of the following cannot be their resultant? Option A 3, option B 4, option C 5, option D 2. हमारे पास दो वेक्टर है, बताओ। दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड है 6, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 4। तो कह रहा है कि इन चार में से कौन सा जो वैल्यू है वो नहीं हो सकता है। बहुत ही सिंपल है, बताओ। देखो 6 एंड 4 है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 10 होगा। और मिनिमम क्या होगा? 2। इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो 2 भी हो सकता है। इसमें मैंने गलत लिख दिया, 1 यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, नहीं तो सारे हो जाते। तो 2 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर हो सकता है, तो आंसर तुम्हारा 1 होगा। इसको मैंने 2 कट कर दिया है। 2 भी हो सकता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, क्लियर? हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ, देयर उसका रिजल्ट। नहीं, ये तो हो सकता है ना। जो नहीं हो सकता ये तो हो सकता है। देखो रिजल्टेंट 2 से ग्रेटर और 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे दो केस। नंबर 3, जब दोनों पेंडिकुलर हो। when vector A and vector B are perpendicular to each other। तो यहाँ पे एक हमने ये बनाया वेक्टर ए, और एक बनाया हमने ये परपेंडिकुलर बी। तो इस केस में बताओ वेक्टर ए एंड वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा इस केस में। cos 90 जीरो होता है, तो रिजल्टेंट हो गया हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा का वैल्यू जीरो, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ऐसे तुम डायग्राम से भी समझ सकते हो कि देखो ए और बी है, तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका? थर्ड साइड। और थर्ड साइड देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। बोलो क्लियर? केस नंबर 4 हमारा क्या है कि जिस दोनों वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। when vector A and vector B are of same magnitude,
जिन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो एक वेक्टर हमारा ये रहा, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, और उन दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा। यहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, b is equal to a। नाउ रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पुट कर दो b का वैल्यू a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a इंटू ए कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, और ये हो गया 2a स्क्वायर कॉस थीटा। 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो गया 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में होती है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तुम चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसे जब पुट कर दोगे तो r इजकल टू बन जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे रूट लोगे तो देखो r का फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू 2 4 का 2a स्क्वायर का a कॉस स्क्वायर का कॉस। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो r का फॉर्मूला ये भी है हमारा, और ये भी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब हम यूज करेंगे, जब जिन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, a के इक्वल। तो रिजल्टेंट या तो अंडर रूट 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा यूज कर दो, या फिर 2a कॉस थीटा बाई 2। अब इसमें एक स्पेशल केस और लगाएंगे। वो क्या स्पेशल केस है, देखो यहाँ पे इफ थीटा इजकल टू 120 डिग्री, मतलब कि जिन दोनों वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, और उन दोनों के बीच एंगल क्या है, 120 डिग्री। तो उस केस में क्या होगा देखो, तो कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू 120, तो 120 बाई 2 क्या हो जाएगा 60, और कॉस 60 क्या होता है हाफ। तो पुट कर दोगे तो r इजकल टू हो गया 2a कॉस थीटा बाई 2 हो गया हाफ, ये हो गया a। इसका क्या मतलब हुआ, इसको डायग्राम से समझो कि हमारे पास एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है a एंड a, और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या है 120 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट होगा तुम्हारा उसका मैग्नीट्यूड भी a ही होगा। आई बात समझ में, कि दो वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड a, और दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री, तो इस केस में जो रिजल्टेंट है वो भी a ही होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे समझो इसका क्या मतलब है। एग्जाम्पल यहाँ पे समझो जरा, समझोगे यहाँ पे कि एक बॉडी है, इस पे हम दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स अप्लाई किया ये भी 10 न्यूटन, और दोनों के बीच एंगल है 120 डिग्री। बताओ नेट फोर्स क्या होगा।
तो नेट फोर्स मैंने क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 न्यूटन ही रहेगा। तो दो वेक्टर यदि इक्वल है तो ऐड करने पे वैल्यू सेम भी हो सकता है। कब होगा? जब दोनों का एंगल क्या हो 120 डिग्री। तो आगे देखोगे प्रॉब्लम जब हम करते हैं वेक्टर का प्रॉब्लम का जब एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें ये जो केस नंबर 4 है ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है। नहीं यदि यूज करोगे तो प्रॉब्लम काफी लंबा बन जाएगा। और एक चीज और है जो कि तुम समझ सकते हो जिसको प्रूव करने की जरूरत है नहीं, वैसे मैं प्रूव कर दूंगा तुम्हें मैथमेटिकली कि जब देखो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट यदि मैं कहूं बिना प्रूफ किए कि ये इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा तो क्या ऐसा होगा? इसको मैं मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकता हूं, तुम तो ऐसे भी समझ सकते हो। ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री। इस केस में 120 है, होना भी चाहिए। यदि दो इक्वल इक्वल फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट जो फोर्स है वो बिल्कुल बीचों बीच लगना चाहिए। तो इसको मैं देखो मैथमेटिकली भी प्रूव कर लूंगा। कैसे? इसको मुझे इधर ही लिखा। नाउ देखो tan बीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? tan बीटा का फॉर्मूला मैंने निकाला था b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। हमारा यहाँ पे क्या गिवन है कि मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं b का वैल्यू a पुट कर देते हैं। तो tan बीटा क्या हो जाएगा? a sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस a cos थीटा। a कॉमन होके कट हो गया, ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो अभी मैंने तुम्हें ऊपर एक फॉर्मूला लिखाया है कि 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखाया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी तरह से साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखो कैंसिल करो, ये 2 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया, तो साइन बाय कॉस क्या हो गया? tan। ये बन गया तुम्हारा tan थीटा बाई 2। तो tan बीटा इजकल टू आ गया tan थीटा बाई 2। इसका मतलब बीटा क्या हो गया? थीटा बाई 2। हो गया ना प्रूफ? बीटा मैंने देखो डायग्राम में क्या बताया था, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट, और मैंने तुम्हें बताया था ये पूरा एंगल थीटा, और रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाता है वो बीटा। तो बीटा जब थीटा बाई 2 बन गया तो ए एंगल भी कितना बन जाएगा? थीटा बाई 2 ही हो जाएगा। हो गया ना प्रूफ ये मैथमेटिकली? बोलो क्लियर है? तो मैंने अभी तक एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या बताया? पहले मैंने दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला निकाला, रिजल्टेंट और डायरेक्शन। फिर चार केस है जो कि प्रॉब्लम बनाने में हमारे काफी यूजफुल होंगे। फर्स्ट केस मैंने क्या बताया कि जब दोनों वेक्टर जो है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर हो, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो रिजल्टेंट सिंपली दोनों को ऐड कर दो a प्लस बी और ये मैक्सिमम होगा। सेकेंड केस जब दो वेक्टर अपोजिट हो एंटी पैरेलल, तो रिजल्टेंट तुम्हारा क्या होगा? बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लेना है, बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और ये मिनिमम होगा। तो यदि दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड ए दूसरे का मैग्नीट्यूड बी, तो जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम से छोटा मिनिमम से बड़ा होगा किसी दूसरे एंगल के लिए। थर्ड केस मैंने बताया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो सिंपली पाइथागोरस लगा दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ट्रायंगल लॉ से भी समझ सकते हो, ये देखोगे ट्रायंगल बन गया तो पाइथागोरस ही लगेगा। केस नंबर 4, जनरली स्टूडेंट्स केस नंबर 4 को याद नहीं रखते कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, जिन्हें ऐड करना उनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है,
तो रिजल्टेंट के लिए दो फॉर्मूला, या तो अंडर रूट 2a² 1 प्लस कॉस थीटा याद कर लो, या 2a cos थीटा बाई 2 कर लो। और इसमें एक और केस लगा दिया, एक केस तो पहले से है ही हमारा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, जिन दोनों को ऐड कर रहे हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, एंगल यदि 120 हो, रिजल्टेंट वही हो जाएगा जो जिसको ऐड कर रहे हो, मतलब 10 और 10 को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट 10 ही होगा। कब? जब उन दोनों के बीच एंगल क्या हो, 120 डिग्री। और फिर मैंने इसमें प्रूव किया कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट उन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर? अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1। There are two vectors of magnitude 6 unit and 8 unit at angle 60 degree. Find magnitude of their result. बहुत ही सिंपल दिया है मैंने प्रॉब्लम। दो वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड गिवन है, एक का मैग्नीट्यूड 6 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 8 है। इसका मतलब ए का वैल्यू 6 हो गया, बी का वैल्यू 8 हो गया, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। तुम्हें आर निकालना है, आर का फॉर्मूला पुट कर दो, बन जाएगा। तो आर का फॉर्मूला पुट कर दो। आर का फॉर्मूला क्या है हमारा, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 8 इंटू 6 इंटू cos 60 डिग्री 1/2 होता है। ये हो गया 36, 64 और ये हो गया 48। हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 148। बोलो क्लियर है सभी के लिए? सिंपली फॉर्मूला में पुट कर दिया। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड magnitude of net force on body in following. क्वेश्चन नंबर 1। एक बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर 12 न्यूटन, इधर 4 न्यूटन, इधर 6 न्यूटन। तुम्हें बताना है नेट फोर्स क्या होगा, मतलब तीनों फोर्स को ऐड करना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताना है। ठीक है, बाकी लोग बताओ
कैसे बनाओगे? देखो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाया है हमने। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो, आवाज नहीं है, फिर से बोलना। तो 10 आ जाएगा। तो देखो हमने जो फॉर्मूला निकाला उसमें हमने दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला हमारे पास है। यहाँ पे 3 वेक्टर है, 3 फोर्स है। तो हम पहले किन्हीं दो को ऐड करेंगे। तो हम अपने इसमें क्या करेंगे, पहले मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। ये दोनों अपोजिट है, केस नंबर 2 लगेगा। 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन को ऐड करने के लिए केस नंबर 2 लगेगा। तो यदि मैं एक दूसरा डायग्राम बनाऊं इसी का, देखो तो जब दो फोर्स, दो वेक्टर अपोजिट हो तो जो डायरेक्शन है वो बड़े वाले का डायरेक्शन लेते हैं। तो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा इधर। और a माइनस बी, बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 न्यूटन। और एक 6 न्यूटन और भी है। बोलो क्लियर? पहले मैंने 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन को ऐड किया। तो ये दोनों अपोजिट है, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल में क्या होता है, वैल्यू बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 12 माइनस 4 8, और डायरेक्शन बड़े वाला का रखते हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो केस नंबर 3 यूज कर देंगे। तो इसमें रिजल्टेंट हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, क्लियर? दूसरा प्रॉब्लम इसी टाइप का है हमारा। यहाँ पे जगह नहीं है, इधर देता हूँ मैं। क्या लिखता है? बी। यहाँ पे इन चारों फोर्स को ऐड करो, बताओ क्या होगा। 10 न्यूटन, 7 न्यूटन, 2 न्यूटन, 6 न्यूटन। 10 न्यूटन, 7 न्यूटन। हाँ ठीक है, 5 न्यूटन। ठीक है। तो पहले तुम्हें दो दो करके ऐड करने होंगे। एक बार 10 और 7 को करो, फिर 6 और 2 का करो, फिर बाकी दोनों का कंट्रोल बन जाएगा। पहले 7 और 10 को करो, उसके बाद 2 और 6 को करो। तो 10 एंड 7 को करोगे तो रिजल्टेंट 3 होगा। 6 एंड 2 को करोगे तो रिजल्टेंट 4 होगा। और ये दोनों फिर से परपेंडिकुलर हो गए, तो पाइथागोरस लगा दो। तो r इजकल टू हो गया अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा 5। क्लियर है सभी के लिए? एनी डाउट?
नेक्स्ट सी। ठीक है, यहाँ पे बॉडी पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 4 न्यूटन। आया सभी का आंसर जो है वो 6 न्यूटन होगा। इसमें देखो ये 120 है, ये 120 है, तो बीच वाला भी 120 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सभी एंगल का सम जो है 360 होता है। ये भी 120 डिग्री हो गया, और जब ये 120 हो गया दोनों सेम है, न्यूटन 10 न्यूटन, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट जो है वो भी 10 ही होगा, और एक नीचे 4 हो जाएगा। और यहां पे देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट 10 होगा, रिजल्टेंट जो 10 होगा वो रिजल्टेंट इसे बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब ये 60 हो गया, और ये 60 है, 120 है, तो ये टोटल कितना हो गया 180। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये दोनों अपोजिट हो गए, तो केस नंबर 2 लगेगा, और केस नंबर 2 लग गया तो बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया आंसर 6 न्यूटन। क्लियर? डी। आज मैं तुम लोग को इवनिंग तक एक ऑब्जेक्टिव, अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में तुम्हें यहाँ से इस चैप्टर से मिलना शुरू होगा, ठीक है? तो इवनिंग तक तुम्हें ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ जो है व्हाट्सएप कर दूंगा मैं। अब यहाँ से हमारा चैप्टर जो है एक तरह से समझो कि स्टार्ट हो गया। ये बताओ क्या 0 हो जाएगा? इसमें 8 और 8 को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट जो है 8 ही बनेगा, और ये दोनों अपोजिट है 8 8, तो रिजल्टेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमने आज क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, डेरिवेशन जो कि तुम्हारे स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर 4 केस जो कि प्रॉब्लम बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हमने प्रॉब्लम जो केस यूज किया तभी हम इस प्रॉब्लम को कर पाए, नहीं उस केस को करते तो हम इस प्रॉब्लम को हम करने में हमें काफी दिक्कत होता।
वो जो 4 केस स्टडी किए हैं वो तुम्हारे एग्जामिनेशन में एज ए थ्योरी नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम बनाने में काफी यूजफुल है वो। इसका यूज करोगे काफी जल्दी प्रॉब्लम बन जाएगा।